जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद सारे कैडेट्स को। और आज हम आपके सामने जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसका नाम है एनर्जी। इस टॉपिक में हम हर एक चीज पढ़ेंगे कि पूरी फिजिक्स में कहीं से भी एनर्जी से क्वेश्चन बनता है तो एनर्जी क्या है, एसएचएम में एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। और एक जो किंवदंती है ना कि एमजीएच, क्या सिर्फ एमजीएच ही होता है? तो आज हम इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम क्या है, एनर्जी। चलिए अब आ जाइए। देखिए ये हमारे ना सोशल मीडिया लिंक्स हैं। अगर आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डेली हमारे कोई क्यूज हो रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जाएंगे तो डेली आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डेली आपको करंट अफेयर की सीरीज मिल रही है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो भी हमारे बच्चे पूरे वीक लगातार क्वेश्चन दे रहे होते हैं, हम उनको विनर ऑफ द वीक का अवार्ड देते हैं। और जो लगातार ऐसे रहेंगे, त्रिनेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि उनको आगे एक अच्छी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए, बस जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। चलिए बात करते हैं अब एनर्जी की। क्या होती है एनर्जी? आपने क्या सोचा एनर्जी क्या होती है? देखो मैं चाय पकड़ के बैठा हुआ हूं, चाय पी रहा हूं, तो क्या यह एनर्जी है? या एनर्जी की वजह से मैं चाय पी पा रहा हूं, या चाय पीने से मेरे अंदर एनर्जी आएगी? कुछ तो होगा ना। सोच के देखो कि तुम रात में किसी से बहुत थके हुए हो, अचानक तुम्हारे पास कॉल आ रहा है और तुम उससे कह रहे हो नहीं मैं तो एक्टिव हूं जी, चाहे तुम किसी को भी मना कर दो। तो ये जो अचानक आप एकदम एक्टिव हुए, क्या थी? अब ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो तुम ये कहोगे कि सर मेरा उनको कॉल आ गया था, बस मैं उनसे एक्साइटेड होकर बात कर रहा था, ये एनर्जी है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो चलो बात करते हैं एनर्जी का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक, जर्नल भाषा में हम एक डेफिनेशन देते हैं, कैपेसिटी, क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता, कि हम कितना काम कर सकते हैं। ठीक, कोई काम को हो सकता है मैं कर पाऊं, कोई काम हो सकता है ना कर पाऊं, तो मैं किस बिहाफ पे डिसीजन लूंगा, इसी चीज को कहा गया एनर्जी। सिंपल शब्दों में क्लासिकल फिजिक्स में जब हम एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि क्या कोई काम करने की मेरे पास कैपेसिटी है। जैसे तुम कहते हो बुता है, सेम वही चीज, ये बुता फिजिक्स में एनर्जी बन जाता है। समझ में आ गया? ये एक फिजिक्स का ही टर्म है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितनी एनर्जी उतना काम। वो एक बहुत पुरानी मूवी थी अंधा कानून, उसका एक गाना था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, हंसते हंसते जो भी था। जितनी चाबी, यानी कि जितनी चाबी मतलब जितनी एनर्जी आपने स्टोर कर दी उतना ही आप अपने खिलौने को यूटिलाइज कर सकते हो। और जिंदगी क्या है, खिलौना ही तो है। ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें बताया कि एनर्जी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। याद रखना बेटा, क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। चलिए अब हम बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है। यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, स्केलर। एक बार बताओ, देसी भाषा में जर्नल लाइफ में ये एनर्जी पैसा भी है ना। आपको जरूरत पड़ी, सोच के देखो कि आप किसी ऐसी जगह पे हो, बहुत ज्यादा फंसे हुए हो। मैंने मान लिया कि कोई हॉस्पिटल का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है ना। सामने वाला ना बहुत लॉयल रहा है, बहुत ज्यादा शरीफ रहा है, उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसी अर्निंग नहीं की जो गलत हो। अचानक उसके पास ना कुछ ऐसा पैसा आ जाता है जो इलीगल है, और उसे ये पैसा चाहिए हॉस्पिटल में अपने किसी इंसान के इलाज के लिए, और वो इतनी क्रिटिकल हालत में है कि वो बच नहीं सकता। तो ऐसे में क्या होगा, वो पैसा लेगा या नहीं लेगा? पक्का लेगा। ठीक, क्योंकि सबसे पहले क्या है, उसके जो भी अपने हैं उनकी जिंदगी, चाहे वो मैं हूं या तुम हो, है ना। यानी कि एक ऐसी चीज जहां पर हम डायरेक्शन की जरूरत नहीं समझते। हमें पता है किसी ने कुछ लिया है तो किसी ने कुछ दिया ही होगा, बिना देने से कोई ले नहीं सकता। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्शन को नहीं लेके चलती। और मैं कह रहा हूं देना लेना तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड रहा होगा ना, चाहे उसने 2 रुपए ही दिए हो। तो जो डिजिट में, कोई भी डिजिट में चीज आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका सिंपल सा मतलब यह हो गया कि अगर डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि कुछ भी गलत नहीं है, सब मोहमाया है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो अब जरा खुद सोच के देखो यार, मैंने एनर्जी कहीं से भी ली, मैं क्यों देखूंगा
कि गलत है या सही है? दैट्स कॉल्ड, तो इसको हमने क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, और इसकी डायमेंशन क्या होती है? mL2T-2। क्या होती है? mL2T-2। और हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, ये है हमारे सूर्य देवता, जिनसे हम सोलर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। और यही सोलर एनर्जी जो थी जीवन का एक सोर्स बनी। सोच के देखो, दुनिया का सबसे पहला ट्रांसफार्मर कौन था? पौधे सूरज की रोशनी ले रहे थे और उसे किस में कन्वर्ट कर रहे थे? फूड में। फूड क्या था? केमिकल एनर्जी। यानी कि पहली बार किसी ने ना एनर्जी को कन्वर्ट किया तो वो पौधे थे। और पौधे किसकी वजह से एनर्जी कन्वर्ट कर पाए? हमारे सूर्यदेव की वजह से, है ना? तो उसका सिंपल सा मतलब यह हो गया कि सूरज ही इकलौता सोर्स था किसका? एनर्जी का। इज दैट क्लियर? अब जरा सोचो, इसको स्टॉप करता हूं। सूर्यदेव ही तो थे जहां से सोलर एनर्जी आई, कन्वर्ट हुई किस में? केमिकल एनर्जी में। और किसने की थी? पौधों में। तो एक्चुअल में ये हमारे जीवन दाता भी हैं, थोड़े दूर जरूर हैं। अब यूनिट्स की बात करते हैं, क्या होती है, ठीक है ना? तो एसआई यूनिट होती है जूल। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट क्या है? जूल है। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लग गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक kWh, ये कैसे निकाला? देखो, kWh, इसको एक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पहली चीज तो ये समझना है ना कि हम जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं ये वो, जैसे कि सोचो कि मैंने यहां पे स्टूडियो के लिए बहुत सारी लाइटें जला रखी हैं, डिजिटल बोर्ड चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है ना? जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इलेक्ट्रिक अप्लायंस करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है? और जो हम चार्ज देते हैं उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का देते हैं। किसी भी बिजली विभाग को जो हमारे पास चार्ज देना पड़ता है वो किसका देना पड़ता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब जरा सोचो, ये है क्या? किलो का मतलब क्या हो गया? हजार, है ना? वॉट क्या होता है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, वॉट होता है जूल अपॉन, ठीक है ना, सेकंड। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो अगर मैं सेकंड से सेकंड को काट दूं तो जरा देखो 3.6 और यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो देखो यही तो बन गया ना। और एक कैलोरी, जो आप कहते हो ना कि खाने से इतनी कैलोरी मिलती है, ये सारी चीजें, एक कैलोरी में जो हमें जूल मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 4.18 जूल, जिसको हम तकरीबन राउंड ऑफ करके 4.2 जूल बोल देते हैं। ये हमें एक कैलोरी से मिलते हैं, ठीक है ना? ये हमारी फूड वैल्यू है जिसको हम कैलोरी में काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास कौन कौन सी मेजर यूनिट आ गई अभी तक? जूल आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, kWh आ गई और कैलोरी आ गई। एक और भी होती है, एक सीजीएस यूनिट भी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है ना? एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये हो गई एनर्जी की बात। क्या क्या सीखा हमने कि भाई जितनी आपकी कैपेसिटी वो आपका वर्क, ठीक है ना? और वो वर्क किससे हुआ? एनर्जी से हुआ। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी हो गई, ठीक है ना? स्केलर क्वांटिटी है। ये मैंने तुम्हें यहां पर किसकी बात कर दी? इसकी यूनिट्स की बात कर दी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ में चलते हैं। कितने टाइप की होती हैं ये मेजर? कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं? देखो, मैकेनिकल एनर्जी तुम जानते होगे, सुनिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बैटरी यूज कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? उसके बाद अभी मैं माइक यूज कर रहा हूं, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि इंटर कन्वर्ट कर रहा हूं। उसके बाद अगर आप बात करते हो कि मुझे गर्मी लग रही है तो हीट भी है, ठीक? तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो कौन कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, हीट, लाइट, साउंड और न्यूक्लियर एनर्जी। आजकल बहुत खतरा चल रहा है ना, क्योंकि पूरा का पूरा अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो सब जल रहा है, सारे के सारे दिवाली बना रहे हैं। बस हम ही इंडियन ऐसे हैं जो उन्हें होली पसंद है। और हमारी तो मूवी में डायलॉग भी था, कब है होली, है ना? तो कब है होली? होली तो गुजर ली, क्या कहेंगे? होली तो होली। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? और मैकेनिकल एनर्जी मशीन से कैसे आई? देखो, पहली चीज समझो, इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी खोज थी आग। समझते हैं कि जब इंसान ने आग की खोज की, ठीक, मैं यहां पे एक
अलग से ले लेता हूं पेज, और बढ़िया सा इसमें एक फिजिक्स का ठीक है। अब जरा सुनो, देखो हम जब बने रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते तो हमारा मुंह ऐसा था। अब आपने हमें इंसान कैसे बनाया, सोच के देखो, इस धरती पर एट प्रेजेंट सबसे समझदार जीव जो है वो एक्चुअल में कौन है? डॉल्फिन। ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे ज्यादा समझदार है। लेकिन हम ऐसे कैसे बन गए? हम तो चिंपैंजी थे ना। सोच के देखो, बंदर ना भेड़िया पाल रहा है, कितनी अजीब बात है। और हमारे बुजुर्ग, अगर तुम बात करते हो बंदरों से उत्पत्ति हुई है, तो फिर उन्होंने भेड़िए को पालना सीखा और भेड़िए को पालते पालते उसे कुत्ता बना दिया। डॉग ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया था, डॉग वो भेड़िए थे जो हमारे साथ लग गए, हमने उन्हें बोटी हड्डी डालते गए और बना दिया हमने। ठीक, अच्छा सुनो, अब यहां पर ये ब्रेन था, अब ये कच्चा मांस चबा रहे थे, तो होता क्या था कि खून की सप्लाई जबड़े में ज्यादा होनी चाहिए, ब्रेन में कम होती थी। ठीक, अचानक जंगल में आग वाग लग गई होगी, इसको मजबूरी में पका हुआ मांस खाने को मिला हुआ होगा, जो भी होगा पका हुआ मांस खाने को मिला, तो इसे जाहिर सी बात है जबड़े को कम चलाना पड़ा। जबड़े को कम चलाना पड़ा तो ब्लड की सप्लाई क्या हुई? ब्रेन के अंदर बढ़ गई, जबड़े के अंदर कम। ठीक, साल गुजरते चले गए, वक्त गुजरता चला गया, रिजल्ट क्या निकल के आया कि वो पका हुआ मांस खा रहे थे क्योंकि आग, दिमाग में ब्लड की सप्लाई बढ़ रही थी और हमारा मुंह कुछ इस तरह से होना स्टार्ट हो गया। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हमने पक्का मांस खाना स्टार्ट कर दिया, दिमाग में किसी भी तरह की चीज जो थी, भाई द्रोणेश्वर की क्लास चल रही है, चला जा, ठीक है ना, ये सप्लाई बढ़ती चली गई, यहां सप्लाई कम होती चली गई और हमारा जबड़ा अंदर की तरफ होता चला गया। यानी कि जो आज तुम पाउडर बनाते हो ना, कुछ मैंने देखा है कि रील्स में पाउडर बनाते हैं, लिटरली पाउडर बना होता अगर आग नहीं होती तो, इस टाइप का आते। तो पहली खोज क्या थी? फायर। फिर दूसरी खोज क्या थी? भाई वो कहीं फंस गए होंगे जहां पर उन्हें जौ उगी हुई दिखी होगी, बाद में उन्होंने इस जौ को यूटिलाइज किया होगा। ठीक, और यहां से खेती होना स्टार्ट हुई, और जाहिर सी बात है जो आदमी खेती करता है वो उसके आसपास रहना स्टार्ट कर देता है। इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि उन्होंने आस पड़ोस की कहीं गुफाएं, पेड़, जहां पे भी रुक सकते थे उन्होंने रुकना स्टार्ट कर दिया एक ही जगह पे, और यहां से पहली बार कबीले का सिद्धांत बनता है। पर सोच के देखो, एक कबीले के पास कुछ है, दूसरे कबीले के पास कुछ है, उनमें लड़ाई होना स्टार्ट होगी। यहां पर तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी व्हील, जिसके ऊपर मैंने ये टॉपिक बताया, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी चीज थी, क्यों? क्योंकि इसने ट्रांसपोर्ट इजी कर दिया। ये हमारी सबसे पहली मशीन थी। ये हमारी मशीन क्या थी? सबसे पहली थी। अब इस सबसे पहली मशीन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रांसपोर्ट की थी, क्या हुआ? एक कबीला दूसरे कबीले में जाना स्टार्ट कर दिया, और यहां से पहली बार जिक्र होता है किसका? सोसाइटीज का। ठीक, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आई, लैंग्वेज आई, बहुत सारी चीजें आई। तो याद रखो, ये तीन मेजर चीजें थी जिसके ऊपर मैंने तुम्हें यहां पे बताया। तो शायद यही एक रीजन है कि जब हम मशीन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? पहिया। तो आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी दो चीजों का रूप है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैं यहीं पर समझा देता हूं। जब भी कोई चीज मोशन में चलना स्टार्ट होती है, जब भी, काइनेटिक मतलब मूव करना, मैं चल रहा हूं ना, मोशन कर रहा हूं, मोशन मेरी बॉडी का है, जमीन नहीं चल रही है, सिर्फ मैं चल रहा हूं। तो जब कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो जिस एनर्जी को पजेस करता है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक या पर्टिकुलर डेप्थ तक पहुंचते पहुंचते इसकी काइनेटिक एनर्जी एक पोजीशन पर पहुंचने के बाद चेंज हो जाती है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि काइनेटिक से ये किसका सफर तय हो गया? पोटेंशियल का। तो यहां पे दो बातें समझ लो, दो ही तरह की चीजें होती है, मोशन और पोजीशन, ठीक है ना। मोशन के कारण जो एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी? काइनेटिक। और जब तुम किसी पोजीशन पे पहुंच चुके होगे तो उस पोजीशन पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हारी जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक, मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल, ठीक है। इस पे हम चीजें सीखने वाले हैं। अब जरा समझो। ओह, ये तो सुंदर सा आदमी मैंने ही बनाया था। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बताती क्या? काइनेटिक एनर्जी ये बताती है कि मोशन कैसे होगा। काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है कि हमारा मोशन कैसे हो रहा है।
ठीक है जी, मोशन ठीक है, आपने बता दिया, मोशन तो हम भी समझ रहे हैं। पर बेटा यहां पे एक अजीब चीज आ रही है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो बच्चों, मैं एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, जीरो से हीरो तक का सफर तुम्हें लेके चलूंगा, लेकिन तुम्हें शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें एनर्जी बताई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया कि भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज होती है, मैंने कहा दो से मिलकर बनी होती है। पर यहां पर एक छोटी सी दिक्कत है जो तुमने कभी गौर नहीं की होगी। जब कभी हम मूवमेंट की बात करते हैं उसके आगे हम हाफ लगा देते हैं, और हाफ का मतलब होता है 50%। हाफ का मतलब होता है 50%। क्या तुमने कभी इस बात को सोचा, ठीक है, कि अगर हम हाफ लगा रहे हैं तो इस हाफ को लगाया हमने क्यों? ये काइनेटिक एनर्जी हाफ क्यों है? जबकि हम मैकेनिकल एनर्जी तो 100% बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी बोल देते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये हाफ क्यों है? क्या हुआ? 50% हफ्ता दे दिया क्या? बोले जी निर्मला ताई जी ले गई टैक्स के तौर पे। ऐसा है क्या? तो ये आधा क्यों है? तुम सोच के देखो कि फादर ने तुम्हें दिए 100 रुपीज, तुम्हारी जेब में बचे 50 रुपए, ये 50 कहां गए? अब ये मत कहना कि उसके साथ चाय पी ली थी। तो बताओ जरा मुझे, ये 50% कहां गया? सोचो। जब मैं मोशन कर रहा हूं ना, ये जो मैं हूं, मैंने मान लिया, देखो ये उस खूबसूरत सा आदमी मैं हूं, ठीक है, टिंग डिडिंग डिडिंग, ये मैं ही हूं। मतलब माना माना माना। अच्छा, मैं जो बना हूं मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ एटम इस टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर, है ना। तो अगर मैं अपने हाथ को भी ऊपर उठा रहा हूं तो जरा समझो, ये कपड़ा, ठीक है, उसके अंदर लेयर, उसके अंदर टिश्यू की लेयर, फिर मसल्स, उसके बाद देखो एक बोन, नीचे भी सेम है। अब जब मैं इसे उठा रहा हूं तो क्या मैं करोड़ों एटम्स को एक साथ मूव करा रहा हूं? नहीं करा रहा हूं, बिना उनके जाल को तोड़े हुए। ऐसा थोड़ी ना यार ये वाला एटम यहां पे पहुंच गया, बोले जी कैसा है, बढ़िया, ठीक। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अब सोचो अगर ये पहुंच गया होता तो मेरा बाल ये जो ऊपर है ये यहां से यहां आ गया होता। खैर मुझे तो पता नहीं लगता, पर तुम्हें पता ना शिफ्टिंग कितनी गंदी होती है, कहीं बीच में रह जाता तो जरा सोचना, ये लेयर्स हैं, ये हर एक एटम अपने साथ ऊपर उठता हुआ जा रहा है, हर एक एटम। तो जरा सोच के देखो, उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए ना। उनके जाल, जिसको तुम लैटिस बोलते हो, उसको भी तो मूवमेंट में एनर्जी चाहिए ना। तो याद रखना, ये जो हाफ एम बी स्क्वायर होती है, ये बॉडी के इनसाइड यूटिलाइज होती है, उस बॉडी के हर एक एटम को मूव कराने के लिए। समझ में आया? इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? हाफ। इसीलिए जब तुम बात करते हो स्प्रिंग की एनर्जी के लिए तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है, ठीक है ना। तो हम जब बात करते हैं कहीं पर भी मोशन आएगा तो उसके आगे क्या लगा देते हैं हम? हाफ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, कोई भी चीज जो मूविंग है, कोई भी चीज जो मूविंग है, टहल रहा हो, चल रहा हो, फिसल रहा हो, रगड़ रहा हो, कूद रहा हो, नाच रहा हो, रेंग रहा हो, किसी भी तरह का मोशन हो, आंखें बंद करके वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? किसी भी तरह का मोशन आ गया तो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? चलो, अब यहां पर इसने एनर्जी रेड वाले की ज्यादा बोली है ब्लू वाले की। क्यों? क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन यहां पर ये 90 किलोमीटर और ये भी 90 किलोमीटर, यहां पे ये जो कैमियन है, ये जो गाड़ी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होगा तब भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेचर को समझने के लिए सबसे जरूरत चीज पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मोशन को बताती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? मोशन की वजह से। ये बॉडी की अपनी एनर्जी है। लेकिन एक्चुअल में ना बेटा, इस पूरे ब्रह्मांड को, चाहे तुम्हारे रिश्ते हो, जितने भी रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, हर एक चीज को जो डिफाइन करता है ना, इस पूरे यूनिवर्स, पूरी कायनात को, तो बेटा वो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और आज हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम समझते हैं क्या सिर्फ ये एमजीएच होती है? ये तो फैब्रिकेटेड है यार। सिर्फ जो एमजीएच है ना, ये फैब्रिकेटेड है।
बनाया हुआ है, कंडीशनली बनाया हुआ है। आगे जाके मैं तुम्हें ये बात समझाऊंगा, ठीक। तो ये है क्या, मैंने कहा था कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पक्का? कोई भी चीज जो चलने को तैयार हो, कोई भी चीज जो चलने को तैयार हो, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। शायद मुझे एक मूवी याद आ रही है, गुलाम थी शायद, है ना, उसमें रानी मुखर्जी और वो आमिर खान था। तुम लोगों को शायद पता हो ना पता हो, क्योंकि मैं तो हड़प्पा की खुदाई में मिला था दयाराम सानी को, तो थोड़ा पुराना हो गया। तो सुनो, उसमें गाना था आती है खंडाला, मतलब मेरी आवाज तो वैसे ही कौवे से भी खराब है, पर तुम्हें बता रहा हूं, वो आती क्या खंडाला, ठीक है ना। तुम सोचो कोई भी चीज जो चलने को तैयार हो, दैट पजेस पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज जो चलने को तैयार हो, दैट पजेस पोटेंशियल एनर्जी। बस दिमाग में बैठा लेना। हथौड़ा नहीं, उठाया हुआ हथौड़ा। धनुष नहीं, खिंचा हुआ धनुष। गुलेल नहीं, खिंची हुई गुलेल, ठीक। स्प्रिंग नहीं, कंप्रेस्ड या एक्सपेंड स्प्रिंग। चाबी नहीं, चाबी भरे हुए खिलौने। बांध नहीं, भरा हुआ बांध, क्योंकि हर एक चीज रेडी टू मूव है। बस हल्का सा हिट करना है, गो एंड गॉन, ठीक। तो जरा समझो कि कोई चीज मोशन में है, वो काइनेटिक एनर्जी पसंद करती है, और कोई चीज मोशन के लिए तैयार है, चलो आज का चल रहा है ना अभी, तो वो कौन सी एनर्जी है? चला नहीं है, वो कह रहा है चलो, तो वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ गया? अब जरा समझो। अब इस भाई साहब को हम देख के चलते हैं ना। हालांकि मैंने ये बनाया, ये एनर्जी इन है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर है, और ये एनर्जी क्या है? आउट, सॉरी, ठीक। तो जरा समझो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कोई भी चीज जो अपनी पोजीशन को मेंटेन करे, एक पोजीशन पे हो, दैट्स कॉल्ड कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? पक्का? पक्का ही क्लियर होगी, भाई समझा रहा है तो। फिर से आते हैं उसी पे एक ओके। अब जरा समझो, पोटेंशियल एनर्जी पे मैंने ये अलग से क्यों खोला, उसके पीछे मैं तुम्हें एक रीजन समझाने वाला हूं, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी को हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। काइनेटिक एनर्जी जो भी चीज मोशन में थी, पोटेंशियल एनर्जी जो चीज रेडी टू मूव हो। कोई भी चीज जो रेडी टू मूव हो। क्या बोला बेटा मैंने? रेडी टू मूव। कौन सी एनर्जी पोजेस करती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यहां पे मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल करना सिखाता हूं, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में, ठीक है। जैसे कि सोचो, एक चोटी है, और ये तुमने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में आया। मैंने मान लिया कोई एक दीवार है, ठीक है, जिसकी हाइट h है। दो लाइनों में करना सीखो, ठीक है। इसकी लाइन h है, और यहां से एक बॉल जो है उसको गिराया जाता है, जिसका मास m है। समझ में आ गया? एक बॉल है जिसको गिराया जाता है, जिसका मास m है, और ये टोटल हाइट h है। वो कहता है जब ये 2/5 हाइट पर पहुंचती है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। ये एनडीए ने भी पूछा है, एयरफोर्स ने भी पूछा है, नीट ने भी पूछा है, कोई भी शायद ऐसा एग्जाम हो जिसने पूछा ना हो। हर एक एग्जाम ये पूछता है, इवन इंक्लूडिंग सीडीएसबी से पूछ चुका है। तो करते कैसे हैं, जरा फोकस करते हैं हम यहां पे, ठीक है। तो हमें पता है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे करने का तरीका है वो ये है कि mgh होती है। और तुम कहोगे सर जी चूंकि h क्या है, 2/5 उसने कवर किया है, ये h हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई कितनी? mg 2/5h। जी बिल्कुल सही बात है, पक्का यही बात है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो स्कूल वाला तरीका है वो ये कहता है काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। चूंकि हमें ये पता नहीं, तो v² इक्वल्स टू होता है 2gh। अब यहां पे भी कंफ्यूजन होती है, तो मैं बता दूं, यहां हम क्या लेंगे? नीचे वाला हिस्सा। यहां पे हम क्या लेंगे? नीचे वाला हिस्सा। तो नीचे वाला हिस्सा कितना होता है? 3/5। इतना ही हुआ। तो हमने कह दिया कि v² इक्वल्स टू कितना हो गया? 2g 3/5h, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बताओ जरा मुझे? 12m 2g 3/5h। तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी आ गई
ठीक है, 3/5 mgh। ठीक, इसने क्या पूछा था? पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। ये स्कूल वाला तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें। 2/5h, यह आ जाएगी 3/5 mgh। mgh कट गया, md क्या होता? mdh होता, क्या होता वो? 2/3 आंसर आ गया। मुझे शायद करने में अभी यहां पे 2 मिनट का टाइम लगा होगा। अब जरा सोचो, यही चीज मैंने तुम्हें बताया था ना, मोशन और पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये इसकी पोजीशन है। ये क्या है? इसकी पोजीशन। टोटल हाइट 5 है, इस 5 में 2 और 3 का फ्रैक्शन है। 2 हाफ हाइट तो ये पोजीशन में है और 3 पार्ट ये किस में है? मोशन में है। 3 पार्ट ये किस में आ रही है? मोशन में। जरा फिर से समझना, 2 पार्ट टोटल पार्ट में से 2 पार्ट ये किस में है? पोजीशन में है। 3 पार्ट किस में है? मोशन में है। मैं एक्चुअल में तुमसे पोजीशन अपॉन मोशन का ही तो रेशियो पूछ रहा था। पोजीशन से कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मोशन से कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। आ गया आंसर? देखो यही आ रहा है, नहीं आ रहा? 2/3। 2 लाइनें, मात्र 2 लाइनें। और सिर्फ क्या समझना था हमें कि पोजीशन क्या है, मोशन क्या है। तो जहां पोजीशन वहां पोटेंशियल एनर्जी। देखो ना, 2 हिस्सा पोजीशन आ गया, 2 हिस्सा मोशन आ गया। तो अगर कह देता कि भाई 2/3 है, तो 2 क्या हो गया? पोजीशन हो गया। 1/3 क्या हो गया? मोशन हो गया। 2/1 आंसर आ जाता। अगर वो कह देता 11/15 है, तो उसका मतलब 11 क्या होगी? पोजीशन होगी। 4 क्या हो गया? मोशन हो गया। तो 11/4 आंसर रख गया। सिंपल, सोच रही नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि पोजीशन और मोशन के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। मैंने बताया कि सोच के देखो यार, कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं तुम्हारे, कितने टाइप के रिश्ते बना सकते हैं। क्या दो सर ये मत कहना बहुत टाइप के हो सकते हैं, फिर भी कमेंट में बताना मुझे, है ना, कितने टाइप के रिश्ते हो सकते हैं तुम्हारे। चलो, दोस्तों का, तुम्हारा पीआर है, और एक तीसरा रिश्ता भी होता है, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम है। चलो अच्छा, तो मुझे ये बताओ, दोस्तों के साथ रिश्ता ज्यादा स्टेबल है या उसके साथ जिसके सामने तुम अपने दोस्तों की इज्जत 2 मिनट में उतार के चले आते हो? तो किसके साथ रिश्ता तुम्हारा ज्यादा सॉलिड है? क्या तो सर उसकी हंसी के लिए तो हम कुछ भी कुर्बान कर दे, हैं? ऐसा ही है। चल देखते हैं। मैं तुम्हें यहां पे 3 चीजें समझा रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे समझना, दोस्त ना, दोस्त वो चीज होते हैं जिनके पास कोई इज्जत होती ही नहीं। औलाद है हमारी, इज्जत दिखाएगा हमें। तो जब इज्जत ही नहीं है तो बात ही क्या। ठीक, जैसे कि मैं बताऊं, मेरी सिस्टर की मैरिज हुई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर के अंदर हूं, मैरिज हॉल में मेरा दोस्त पहुंच के किचन का सारा काम देख रहा था, और जबकि मुझे ये पता भी नहीं कि वो आ गया है नहीं आया। ठीक, सारे रिश्तेदारों से मैंने पूछा कि तुमने खाना खा लिया नहीं खा लिया, बढ़िया बना नहीं बना, बस उससे नहीं पूछ पाया। तो तुम्हें क्या लगा उससे दोस्ती खत्म होगी? अरे जिसकी शुरुआती हेल्पिंग वर्ब से हो, जिनके साथ कभी सीरियस है ऑफिशियली बात कर लो तो सामने वाला पूछ लेता भाई क्या दिक्कत है, क्या लगा हुआ तेरे ऐसे कि तू पूरी जिंदगी ऐसे चल रहा है। तो सोच के देखो ना। ठीक, दोस्तों के साथ हमेशा रिश्ता स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है। याद रखना, जब भी कोई निगेटिव एनर्जी, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी किसी भी रिश्ते में, वो हमेशा स्टेबल होगा। ये समझ लेना, ये दोस्त है, ये एक बॉल है जो इस जगह गिरी हुई है, चाहे कहीं पर भी घेस दो आएंगे यहीं। दोस्त वो कौम होती है। तो याद रखना, दोस्ती का रिश्ता स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि किसी तरह का कोई पोजीशन का मतलब ही घमंड होता है यार। पोजीशन का मतलब ही घमंड होता है, क्योंकि दोस्तों के अंदर किसी तरह का कोई घमंड नहीं होता। तो जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो हमेशा याद रखना कि वो रिश्ता हमेशा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। ठीक, कहीं पर भी देखो, जो अपनी जगह पर वापस आ जाए उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव। अब क्या हुआ कि किसी एक को तुमने अपनी जिंदगी में इतनी जगह दे दी कि उसे अपना खुदा ही बना डाला। वाह, मैं तो शायर बन गया।
समझ में आया? इतनी जगह दे दी कि उसे अपना खुदा ही बना डाला। अब जरा यहां पे एक बात सोचो, तुम यहां खड़े हो, सामने वाले को इज्जत देके पहले तुमने यहां रखा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तुमने डिस्टेंस मेंटेन की है, ऊंचाइयों पे पहुंचाया। और ऊपर वाले आदमी के लिए नीचे वाला आदमी गुलाम ही कहलाता है, और गुलामों के साथ बराबरी का रिश्ता नहीं होता मेरे दोस्त। आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती साकाल। किसी की भी एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो जाए, जब भी आप पोजीशन को एक्वायर करोगे, जब भी पोटेंशियल एनर्जी को आप पॉजिटिव ले जाओगे, यह रिश्ता हमेशा अनस्टेबल होगा, हमेशा। देख के देख लो ना, कहीं पर भी देखो, गया गाया, ब्लॉक, सब खत्म, टाटा बाय बाय सायोनारा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। ठीक। फिर एक ऐसी चीज भी होती है कि जहां पर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तार तार हो गए सपने। ठीक। इमोशन ही खत्म हो गए, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। जब ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, जब भी हुआ, तो समझ लेना उस टाइम पर तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी रिश्तों के लिए, उन रिश्तों के लिए क्या हो चुकी है? जीरो। तो दुनिया में तीन ही टाइप के रिश्ते होते हैं। मां बाप, दोस्तों के साथ जो रिश्ता होता है वो हमेशा नेगेटिविटी का होता है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का होता है, ये हमेशा स्टेबल होता है। किसी एक को तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गए, वो रिश्ता हमेशा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल रिश्ता है। ठीक है ना? और एक टाइम बाद जब इंसान इंसान ना रह के एक इमोशनलेस मशीन बन जाता है, अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, तो समझ लो उसकी टोटल एनर्जी क्या है? जीरो है। जिसमें वो मिल रहा है, सामने वाले से कुछ मिल रहा है, ले रहा है, उसे कुछ देना हो रहा है, दे रहा है, बस बात खत्म, कोई अटैचमेंट नहीं। तो ये हैं तीन तरह के इक्विलिब्रियम जो एनर्जी बेस्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? तो जब भी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी तो हमेशा जो भी सिस्टम होगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है? कोई भी चीज ले लो जो अपनी पोजीशन पर वापस आ रही है, अनस्टेबल होगा तो उसका मतलब उसकी पोजीशन बहुत आई है, वो कभी भी अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकता। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब जो जहां डिस्प्लेस हो गया, उसको हमें वापस लाने की जरूरत नहीं है। तो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप की होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी बात की थी किसकी? एनर्जी की। हमने बात की काइनेटिक एनर्जी की, मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताया, टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बता दिए, और मैंने तुम्हें इस पे एक न्यूमेरिकल करना भी सिखाया। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, हम टारगेटेड बैच अनाउंस कर रहे हैं एक महीने के लिए, एनडीए के लिए। ठीक है ना? जिसमें हम सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिस ही कराएंगे, क्योंकि 20 अप्रैल को पेपर हो और हमारा टारगेट ये होगा कि आपके पेपर से पहले हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दें, ठीक, कि जो आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद हो और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक। क्योंकि हम भी लगभग 18 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, और बहुत छोटी उम्र में पढ़ाना स्टार्ट किया, और शायद मुझे लगता है कि एनडीए को जितना मैंने नजदीक से देखा है रिटन के लिए, पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट्स में, उतना शायद ही किसी ने देखा हो। अगर कोई टीचर अभी एक साल में एक चीज सीख रहा है, तो यार 18 साल में मैंने 18 चीजें तो सीखी होंगी। मैं किसी के एक्सपीरियंस पे नहीं जा रहा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें मिले, क्योंकि एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे ऊपर जाए। मतलब मेरी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो। अब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन। यहां पोटेंशियल एनर्जी है, यहां काइनेटिक एनर्जी, और यहां बाकी एनर्जी है। वाटर स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये सारी एनर्जी आपस में क्या हो रही है? इंटरचेंज हो रही है। चलो मैं यहां पे एक और चीज बताता हूं। यहीं पर एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन था, अब यहां पे आ जाओ। श्रीमद् भागवत गीता पे अभी हम आएंगे। ठीक है? वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि दुनिया को सबसे पहले एनर्जी हमने ही बताई। हाँ बेटा, ये बात सच है। जितने भी यूरोपियंस है ना, ये हमेशा मना करते थे सूर्य देव जो है ना, वो आग का गोला है। ठीक। अगर किसी के दिमाग में कोई फितूर हो तो मैं बता दूं। ठीक। क्योंकि कीड़ों का इलाज नहीं होता, मैं ज्ञान दे सकता हूं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो वो लोग माना करते थे कि सूरज जो है वो आग का गोला है। ठीक। इसलिए उन्हें टेम्परेचर का भी कभी नहीं पता था। तो इसीलिए जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मो का एक्चुअल में मतलब टेम्परेचर ही होता है। बाद में बातें बनाने के लिए उन्होंने हीट से उसे रिलेट किया है, जबकि टेम्परेचर कुछ होता ही नहीं है, वो हीट डिफरेंस है।
जबकि भारत में अगर आ जाओ तो भारत में हमेशा दो देवताओं की पूजा होती है, सूर्यदेव और अग्निदेव। यानी कि हमें यह पता था सूरज अलग चीज है और अग्नि अलग चीज है। सूर्य मतलब हीट, अग्नि मतलब फायर। इज दैट क्लियर? अब आते हैं वापस। तो मैं तुम्हें बताने वाला था ये पेंडुलम, ठीक, पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चंस। जब भी कोई चीज एक हाइट पर जाने की कोशिश करती है, जब भी कोई चीज जितनी ज्यादा हाइट को अटेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी एक ही चीज बढ़ती है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? जब भी कोई चीज एक्सट्रीम पॉइंट पर जाती है तो वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। याद रखना, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब पोटेंशियल, पोजीशन मतलब पोटेंशियल। तो जब भी कोई एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि हाइट बढ़ रही है ना? जबकि वो अगर लोएस्ट पॉइंट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि हाइट लोएस्ट है। ठीक, और जो कहीं गया है वो वापस भी आया होगा। यानी कि अगर किसी की पोजीशन घट रही है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल घट रहा है। पोजीशन मतलब पोटेंशियल। ठीक है? तो टॉप पॉइंट पर हमेशा क्या चीज ज्यादा होती है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। यानी कि जब भी कभी मीन पोजीशन की बात होगी ना, मीन पोजीशन हमेशा काइनेटिक को लेकर चलती है। यार चलोगे तभी तो पोजीशन बनाओगे। चले आप इंडिविजुअल थे, प्रैक्टिकल लाइफ से ही समझ लो, चले आप इंडिविजुअल थे, कोई नहीं जानता था, दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज यू हैड स्टार्टेड मोशन। बट whenever you got a reach to a point, whatever you want, whatever your desires, ठीक है ना, तब लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट करते हैं बिकॉज यू हैव अचीव्ड अ पोजीशन, एंड पोजीशन मींस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजीशन पर दुनिया साथ में होती है, मोशन में नहीं होती। मोशन खुद ही करना पड़ता है। सिंपल शब्दों में, जब आप चलोगे आप मोशन प्रोसेस करोगे। जब मोशन आपका इतना इनफ हो जाएगा तो आप एक पॉइंट पर पहुंचोगे, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, वो होगी आपकी पोजीशन। और वहां पर लोग कहेंगे वो जो है ना वो मेरा जानने वाला है, 4 दिन पहले वही गालियां दे रहा था। तो समझ में आ गया? पोजीशन मतलब पोटेंशियल, मोशन मतलब काइनेटिक। ठीक, तो जब भी कोई अपने मेन पॉइंट से शुरू करता है ना तो याद रखना वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके चलता है, क्योंकि वो उसकी खुद की है। और वो भी उसे कितनी मिलती है? जितनी बताई गई है उसके भी 50%। तो जब कभी भी अपनी लाइफ को स्टार्ट करना हो ना, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं बच्चों, ठीक, देखो मैं अपने पुराणों का फैन हूं, एक्सट्रीम साइंस है वो, अगर कुछ चीजों को हटा दिया जाए। और पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वो हमेशा ये कहती है कि चलना अकेले ही होता है। और ये बात फैक्ट है, फिजिक्स भी यही कहती है कि बॉडी ही चलती है। वो भी ये कहते हैं कि जब आप रिसोर्स की सोचोगे ना तो जितने रिसोर्स आपने सोचे होंगे, लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऑन द पॉइंट अगर आपने कॉल करोगे कोई नहीं आएगा। कहा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी भी तो यही कह रही है कि भाई ऑब्जेक्ट की ही मोशन है और वो भी उसे 100% नहीं मिलेगा जितना उसे बोला गया है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लोग उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक्सट्रीम पॉइंट पर आगे लोग उसे खुद से रिलेट करेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? दैट्स अचीव द पोजीशन। ठीक, अब आते हैं यहां पर एक वर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक शब्द आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है यार कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब है किस चीज को बचा के रखना। ठीक, पहले जितनी थी बाद में ही उतनी हो। ठीक, अब जरा सोच के देखो, जैसे 10 दोस्त हैं, 10 रुपए दिए, हो सकता है दोनों ने 5-5 लिए हो सकता है किसी ने 3 और 7 लिए, हो सकता है किसी ने 9 लिया हो, किसी ने 1 लिया हो सकता है किसी ने 10 ले लिया। लेकिन जब मैं ओवरऑल उन्होंने काउंट करूंगा रुपए तो 10 ही आएंगे ना। दैट्स द कंजर्वेशन। तो जो चीज पहले हो अगर वही चीज बाद में रह जाए तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं। और ये रिश्तों पे लागू नहीं होती, वो भी सिर्फ कुछ, तो दोस्तों में तो हमेशा लागू रहती है। मैंने बताया था नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। देख लो वाल को, आज तो मैं एनर्जी के बेस पे बताया। नेचर और नेचुरल फिनोमेना ही तो फिजिक्स है। अगर प्रकृति में होता ही नहीं तो हम सोच कैसे पाते? सोचना कभी इस बात को। चलो, इनका बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। एक और बंदा है, ये भाई साहब, ठीक है ना,
इनका एक नाम है हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, आएंगे इन पे ही आएंगे, दोनों सेम ही है। ये भाई साहब कहते हैं कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, बस एक फेज से एक रूप से दूसरे रूप में आप उन्हें बदल सकते हो। ठीक है बात, बढ़िया बात है। एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। बिग बैंग पे इसी ने ही क्वेश्चन उठाया था, ठीक है ना, इसी की वजह से क्वेश्चन उठाया बिग बैंग पे, इस थ्योरी की वजह से। रीजन है, वो कहते हैं इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट टेम्परेचर है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, अचानक वो कोलैप्स हो जाते हैं और फाइनाइट एनर्जी हो जाती है। तो जो बची एनर्जी है वो कहां गई भाई, और फिर कंजर्वेशन कहां रहा। खैर हमें उनकी बात ही नहीं करनी, वो खुद कंफ्यूज है, हम अपनी बात करते हैं। वी आर इंडियंस, हम आशावादी लोग हैं, है ना, हम तो निराशा में भी नी काट के, सॉरी निर काट के आशा ढूंढ लेते हैं। वी आर फेमिनिस्ट लविंग पीपल्स, ऐसा कह सकते हैं क्या, मतलब हम औरतों की इज्जत करने वाले लोग। अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी वीक है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा एनर्जी कंजर्व हो सकती है, एक रूप में दूसरे रूप में जा सकती है। लेकिन जब हम इस बात की बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता पे क्यों नहीं आते। तकरीबन 5000 साल पुराना वर्सेस है ये। देखो मैंने इस इमेज उठाई थी, उसमें लिखा हुआ है अप्रॉक्स 5000 ईयर्स, ठीक है ना। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, श्री कृष्ण बोलते हैं ना, चैप्टर 2 है श्रीमद् भागवत गीता का। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा ना पैदा होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, आत्मा ना मरती है, एनर्जी नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म। क्या कहूं इनको, क्या कहूं। दोनों का मतलब है एग्जिस्टेंस को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, ओनली उनकी फॉर्म चेंज की जा सकती है। तो जब सोच के देखो, अगर एग्जिस्टेंस तुम्हारी ना कोई बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकता है, तो दुनिया की टेंशन लेना ही क्यों है। सोचने दो ना उन्हें, अरे कम से कम कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। इसी बात पे गर्व कर लो। क्यों नेगेटिव होना, क्यों डिप्रेस होना, क्यों डिस्ट्रेस होना, क्यों एंजाइटी लेना। जो होगा बेस्ट होगा और तुम बेस्ट करोगे, बस याद रखना। और अगर लोगों ने तुम्हारे बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया तो मेरे दोस्त तुम कामयाब हो, उतने तो हो जितने वो नहीं हो पाए अब तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो बातें इन्होंने कहा वही बातें हेल्महोल्ट्ज भाई साहब ने कही कि भैया देखो, हमने श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ी, हमने तो यह कहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारी खुद का विचार है, क्योंकि हमने अपने 2 साइंटिस्टों को फॉलो किया था और वो 2 साइंटिस्ट श्रीमद् भागवत गीता को फॉलो करते थे। बट ये लिखना भूल गए, क्यों, क्योंकि इन्हें हम कभी पसंद नहीं है, जबकि इन्हें अपनी चीजों का प्रचार करने के लिए आना यही है, 2 किलो चावल लेके आते हैं वापस। चलो, तुम लोगों ने मूवीज देखी होंगी, एक वो मैं देखता था बचपन में, एक आता था ड्रैगन बॉल जेड, उसमें वो एक जगह से जंप मारता था दूसरे प्लेनेट पे चला जाता था। क्या ये पॉसिबल है कि मैं धरती से कूदूं और दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊं। अच्छा एक बार बताओ, जो हमारा यूनिवर्स है इसकी खुद की एनर्जी कैसी है। क्या एनर्जी के बेस पे जो हम मल्टीवर्स की बात करते हैं, अगर तुम मार्वल के फैन हो, डीसी के फैन हो, तो वहां पे मल्टीवर्स का एक जिक्र होता है। हर किसी ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, बस रियलिटी की परसेप्शन को चेंज किया हुआ है। और पता है रियलिटी का परसेप्शन चेंज भी हो रहा है, क्योंकि अभी एक ड्रैगन फ्रूट जो फ्लाई थी उसके ब्रेन को निकाल के उसके ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसे डिजिटली सिग्नल्स दिए गए और उसका एक सिमुलेशन बनाया गया। तो ब्रेन कुछ इस तरह से काम कर रहा था कि वो खाना ढूंढ रहा था और खाना खाने के बाद वो सेटिस्फाई भी हो रहा था। और यहां से रियलिटी पर सवाल उठ गया कि वो जिंदा नहीं है, वो एक डिजिटल फॉर्म में है, उसे कैसे पता कि उसकी लाइफ चल रही है। दूसरा, उसे खाने की जरूरत नहीं है, वो खाना खा रहा है और वो सेटिस्फाई भी हो रहा है। और उससे बड़ी बात, वो खाना ढूंढ रहा है, दैट्स कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो फिर एक्सपीरियंस है क्या, रियलिटी क्या है। खैर
अनदर टॉपिक है, अनदर प्रोस्पेक्टिव है। चलो हम आते हैं वापस। तो क्या ऐसा कोई भी मल्टीवर्स हो सकता है? क्या ऐसा कोई भी यूनिवर्स हो सकता है? चलो सीखते हैं। याद रखना बेटा, अगर किसी भी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, किसी भी चीज की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, याद रखना स्टेबिलिटी वही है। वो कहते थे ना नॉर्मन तेल होगा ना मीरा नाचेगी। स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं करनी है, अपनी जगह पे आदमी रुका हुआ है, मीन एनर्जी नहीं है। कहावत है ना। तो बस वही चीज, जहां पर निगेटिव एनर्जी होगी वो चीज हमेशा स्टेबल होगी। तुम सोचो एंड्रोमेडा, मिल्की वे, बाकी जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो अपने फ्री टू मूव है। हालांकि ये बात और है, एंड्रोमेडा अपनी बहन मिल्की वे से मिलने आ रही है और लगभग 60,000 करोड़ साल में आपस में एक दूसरे को गले भी लगाएंगे। हो सकता है धरती के पास टाइम पे दो सूरज हो और हो सकता है वो दोनों गले लगा के चली जाए। डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन होगा, पर मूव कर रही है, सेपरेट मूव कर रही है, इंडिपेंडेंट है। धरती के चारों चंद्रमा घूम रहा है, धरती अपने सूरज के चारों घूम रही है, सारे ग्रह अपने सोलर जो होल सोल है उसके चारों चक्कर लगा रहे हैं। एक सोलर बबल बन रहा है, वो अपना मूव कर रहा है फ्लैपिंग की तरह। चल रहा है ना, सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है ना, बैलेंस्ड है ना, क्योंकि एनर्जी निगेटिव है। अब अगर यही एनर्जी जीरो हो जाती, याद रखना जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो कोई भी चीज किसी के चारों ओर, जो भी पॉजिटिव होता है उसके चारों ओर ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो अगर कोई किसी के चक्कर लगा रहा है तो नो डाउट उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, और अगर तुम भी किसी के चक्कर लगा रहे हो तो तुम्हारी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अब ये मत कहना गुरुजी दिल पे लग गई ये बात, तो सोच के देखो कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, टोटल एनर्जी जीरो हो जाए तो हमें किसी के चक्कर लगाने की जरूरत क्या है? देखो गांव में पहले क्या होता था, एकता ज्यादा थी, आजकल कम देखने को मिलती है। रीजन पता है क्या था? लड़ाइयां तब नहीं होती थी, तब भी लड़ाइयां होती थी, लठ बजा करते थे, पर एक घर के पास चारपाई ज्यादा है, दूसरे के पास रजाइयां ज्यादा हैं, तीसरे के पास बर्तन ज्यादा है, चौथे के पास, तो घर में या कहीं पर ही फंक्शन होता था ना, तो वो आपस में एक दूसरे से मांगते थे। त्योहार पर, शादियों में तो अगर लड़ाइयां भी होती थी, मन मुटाव भी होता था ना, तो किसी के घर से जा रहा है ना, इसका मतलब ये होता था वो घर भी उस पूरे प्रोग्राम में, उस त्योहार में जुड़ गया, दुनिया खत्म। पहले जगह ज्यादा थी, एक से ज्यादा कमरे बन सकते थे और ज्यादा बड़ा परिवार होता था, ठीक है, लेकिन कमरे कम होते थे, बरांडा होता था। क्यों होता था? क्यों? उस टाइम पे प्राइवेसी नहीं चाहिए थी, तो क्यों? रीजन सिर्फ एक ही था कि भाई अगर कमरे नहीं होंगे, एक ही जगह पर रुकना होगा, बरांडा बड़ा होगा, तो होगा क्या कि अगर ये लड़ेंगे भिड़ेंगे कुछ भी होगा, लास्ट में तो आएंगे कहां? एक ही जगह पर, पैचअप हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग कमरे होते तो सब प्राइवेसी के नाम पे अपने अपने कमरों में होते। अगर आज लड़ाई हुई है तो एक महीने तक मनमुटाव चल रहा है और बातें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, और तुम्हें पता है कि अगर खाल को भी मैं ऐसे खुजलाना स्टार्ट कर दूं, घाव बना देगी। सेम यही। तो अब जरा सोच के देखो, अब क्या हुआ कि हर किसी के पास अब इनफ चीजें आ गई, सेपरेट रूम्स आ गए, गांव में सेपरेट, हर किसी के पास हर एक चीज है। क्यों जरूरत है? तेरी मेरी लड़ाई है, मत बोल, अपने कौन सा तेरे से कुछ पड़ी है? टोटल एनर्जी जीरो। टोटल एनर्जी जीरो इस बात को बताती है जिसको जहां जाना है जाओ, और यहां पर आती है जीरो वेलोसिटी। मूव तो कर रहे हैं पर जीरो वेलोसिटी से मूव तो कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी का मतलब इस तरह से, यानी कि अगर कोई यूनिवर्स तुम्हें ऐसा मिला जिसकी एनर्जी जीरो है, नो डाउट वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिंग होगा, क्योंकि सब मूव कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कहां जाना, सब मुंह उठा के चल रहे हैं, ठीक है। और याद रखना बेटा, हमारी यूनिवर्स की एक कहानी है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज किसी को छोड़कर नहीं जा सकती। हद से हद उसका पाथ हाईली इलिप्टिकल हो सकता है, ठीक। अगर वो छोड़ के चली गई तो भी वापस आएगी, पर चाहे हाईली इलिप्टिकल पाथ में। यहां नहीं, यहां जो चला गया वो चला गया, वापस नहीं। पर यहां पॉजिटिव एनर्जी होगी। पॉजिटिव एनर्जी का सिंपल सा मतलब यह हो गया, अगर मैं यहां की टोटल एनर्जी पॉजिटिव कर दूं तो सीधा सा मतलब है कि हर एक चीज एक वेलोसिटी से चल रही है,
और अगर हर एक चीज एक वेलोसिटी से चल रही है तो पता नहीं कौन किससे टकरा रहा है। ये यूनिवर्स अगर मिला भी तो डिस्ट्रक्शन में मिलेगा, छोटे छोटे हिस्सों में मिलेगा। और यहां पर इस यूनिवर्स की एक खासियत है कि यहां से कोई भी जंप करके कहीं भी जा सकता है अगर उसकी बॉडी स्पेस को बर्दाश्त कर सके तो। ठीक, तो याद रखना बेटा, यहां हम कैप्चर इसलिए हैं क्योंकि हमारी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। यहां कैप्चर कोई नहीं होता और यहां कैप्चर होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखो कि हमारा जो यूनिवर्स है वो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए वो ऑर्बिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए वो ऑर्बिट कर रहा होता है। चंद्रमा की भी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए वो ऑर्बिट कर रहा होता है। तुम्हारी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव है अगर तुम किसी के चक्कर लगा रहे हो। देखो, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? टेक्निकल भाषा में जिसे तुम एमजीएच कहते हो ना, एमजीएच एक्चुअली में कंप्लीट नहीं है, डिड्यूस है ग्रेविटी से। ग्रेविटी अफेक्टेड है। अब ये चीजें हैं क्या? क्योंकि ग्रेविटी की तो आदत है हर चीज को अपनी तरफ खींचने की। ग्रेविटी नहीं होगी, काला जादू होगी। ठीक है ना भाई, काली गुड़िया ले ली हमने। चलो आते हैं हम इस पे, जरा हम देखते हैं कि क्या चीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज है ये। अगर मैं यहां पे बात करता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले जरा समझना, द वर्क डन इज स्टोर्ड इनसाइड। पहले तो समझो कि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स रही है। कैसी फोर्स रही है? अट्रैक्टिव फोर्स रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? दोस्ती। अब दोस्त से थोड़ी ना कहोगे यार मैंने तेरे लिए इतना काम किया, भाई 4 गालियां देगा वो और पता नहीं क्या क्या सुनाएगा एक्स्ट्रा में। तो याद रखो कि वो था ना, वो कौन सा था, किसी का मैंने शेर सुना था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, पर यहां तो जाना पड़ेगा, खींच लेगी वो। दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी। अब जरा सोच के देखो, यानी कि आप जा नहीं रहे हो, आपको ले जाया गया है। वो सिंघम वाला डायलॉग, तू आया नहीं है तू लाया गया है। तो काम उसने थोड़ी ना किया, उसे तो लाया गया था। तो जब भी काम सराउंडिंग करता है, जब भी सिस्टम काम ना करे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बस इतना अंतर है, जहां सिस्टम काम करता है फिजिक्स कहती है पॉजिटिव है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं ना जी नेगेटिव है, क्योंकि काम तो सराउंडिंग को करना चाहिए। आलसी है अपने थोड़े। तो याद रखो, जब भी कहीं काम मिल रहा हो ना, तो उसका सीधा सा मतलब वो नेगेटिव है। ठीक है ना? और मैंने कहा जितनी भी एनर्जीज होती है सारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-2, बिकॉज ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो हमेशा काम हमें मिलेगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। सोचो कितना अच्छा हो, बिना पेपर दिए तुम पास हो जाओ। पर तुम सोच के देखो, अगर गलती से तुम डॉक्टर बन गए और बिना पेपर दिए तुम पास हो रहे हो, या इंजीनियर बन गए, तो क्या होगा दुनिया का। तो समझ में आ गया? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। ये कहती है कि जब आप धरती की सरफेस से ना ऊपर बढ़ते चले जाते हो, जब आप ऊपर बढ़ते चले जाते हो, जितना आप पोजीशन को एक्वायर करोगे उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है अगर ये बढ़ती हुई जा रही है तो टूवर्ड किसकी तरफ जा रही है? 0। और कहीं आप अगर इंफिनिटी पे पहुंच गए तो आपको किसी से जुड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। मुबारक हो। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 तब होगी जब आर क्या हो जाएगी, वो एच क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एमजीएच रिड्यूस कहां से हुआ। चलो मैं तुम्हें यही सिखाने की कोशिश करता हूं कि जो हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, ये एक स्पेस टाइम ग्राफ है। और स्पेस की अगर हम बात करें तो देखो जनरली क्या होता है स्पेस थ्रेड्स में, ठीक है ना, एक चादर सी है, उस चादर में जितनी ज्यादा कोई डेंसाइल या जितनी ज्यादा मास का कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उतनी नीचे बैठ जाती है। स्पेस भी ऐसा ही है, जितना मास होगा वो उतना नीचे बैठ जाएगा। और याद रखना, ग्रेविटी स्पेस को सिकोड़ती है, ग्रेविटी स्पेस को बेंड करती है। और यही रीजन है कि अगर इसकी मास के इफेक्ट को बढ़ा दो तो इनके बीच की जो दूरी है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो पर्टिकुलरली, तो अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये टाइम तक को बेंड कर सकती है। ठीक ऐसे समझना बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, एक ब्लैक होल की जो ये डायमीटर है ये 2r है, सॉरी हाँ 2r है। पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करूं, ये पर्टिकुलर कितना है?
2r है, लेकिन इसके अंदर ये यहां से जो दिख रहा है ये 2r दिख रहा है, पर इस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर इसके अंदर जाके इसकी रेडियस देखोगे तो वो भी इनफाइनाइट है, यानी कि इस ब्लॉक होल के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में स्पेस कितना सिकुड़ा हुआ है। अब आप सोच के देख लो कि ये क्या चीजें होती हैं। चलो हम आते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, कभी बात करेंगे ब्लैक होल पर कि क्या ब्लैक होल भी मर सकता है, कभी डिस्कस करेंगे इन सब चीजों पे। तो अगर हम जाहिर सी बात है वर्क की बात करते हैं, वर्क क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। तो हमने जाहिर वो सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया, Gm1m2 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखो स्केलर और वेक्टर में क्या होता है जनरली समझना, जब स्केलर हो ना तो R1 माइनस R2 कर दो या बड़ा माइनस छोटा कर दो, जनरली यही है, ठीक है ना। अब R1 माइनस R2 करते हैं, लेकिन वेक्टर को जब आप लेके चलते हो तो R2 माइनस R1 करते हैं, मतलब वहां 2 माइनस 1 हो जाता है, स्केलर में 1 माइनस 1 2 3 4, लेकिन वो थोड़े अपने नए नए नियम लेके आते हैं। और सही समझो ना, स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर ये कहता है कि 4 + 3 7 होते हैं, हमने सबने पढ़ा है भाई, बेसिक मैथ है, 4 + 3 7 है। वेक्टर क्या कहता है, बोला ना जी ना, 4 + 3 5 भी हो सकते हैं, याद रखना। तो थोड़ा अलग हो गया ना, तो जब वो अलग हो गया तो जाहिर सी बात है उनके जोड़ने का भी स्टाइल अलग हो गया, डिवाइड करने का भी स्टाइल अलग हो गया, मल्टीप्लाई करने का भी स्टाइल अलग हो गया, सारी चीजें अलग अलग हो गई, ठीक। तो हमने कह दिया कि R1 जो है वो क्या है, हमारी R है, और R2 बराबर हमने क्या मान लिया कि भाई कोई R से ऊपर की सतह है, रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर की सतह है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को लेके चलूं तो जरा सोचो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना था, ठीक है ना, U इक्वल्स टू अगर मैं बात करूं Gm प्लस R माइनस H, तो अगर हम यहां पे देखे चले, ठीक है, तो जरा समझना Gm, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं यहां पे, ये स्मॉल m है, अगर इसको लेके चलें तो ये हो जाएगा R² प्लस R H, यही तो हो जाएगा ना, R प्लस H माइनस R। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि U को अगर हम लेके चल रहे हैं, डेल्टा U को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलरली यहीं पर हम मान लेते हैं कि एक चीज को हम बहुत जीरो लेके चलेंगे, Gm ये कितना हो गया H, और अगर मैं R² को बाहर निकालूं जो कि बहुत जरूरी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन H अपॉन R, है ना। चूंकि तुम्हें पता होगा कि G इक्वल्स टू होता है Gm अपॉन R², तो तुमने यहां पर क्या लगा दिया, डेल्टा U इक्वल्स टू तुमने लगा दिया mgh अपॉन 1 प्लस H अपॉन R। अब मैं ये कहता हूं कि R जो है वो S से बहुत बड़ा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली आ गई, क्योंकि नेगलेक्ट कर दिया, वो कितनी आ गई, mgh। तो जब आप बात करते हो ना mgh की, तो ये डिड्यूस क्वांटिटी है, किससे, ग्रेविटी से। क्यों, क्योंकि हम धरती के अंदर ही हैं, धरती के सरफेस पे ही हैं। यही एक रीजन होता है कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव एनर्जी की वजह से हम धरती की सरफेस से चाह के भी अगर हम कूदे, बिना एस्केप वेलोसिटी के हम बाहर नहीं जा सकते, ठीक। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहां पर एनर्जी क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव एनर्जी हमेशा शुरू से लेकर अब तक एक ही चीज बताई है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी वो जिस इक्विलिब्रियम को देगी वो कौन सा होगा, स्टेबल, यानी कि कोई तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता। जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये आ गया 1 प्लस H अपॉन R। अगर मैं H की वैल्यू NR रख दूं तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया, N के फ्रैक्शन में आ गया। अगर H इक्वल्स टू R कर दूं तो ये क्या आ गई, हाफ mgr, ठीक है ना। तो अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करो, जो कि मैंने तुमसे कहा कि अगर कोई धरती के पास में होगा तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, mgh। अब डिड्यूस चीजें हैं, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। अच्छा, क्या एनर्जी सिर्फ यही है? तो हम बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी हम एनर्जी का जिक्र करते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है। स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, टू एंड फ्रो है। ऐसे समझो कि यहां पे मैंने कोई एक शेप ले ली, कोई एक सर्किल ले लिया, ये समझो। अब अगर मैं यहां पे मैंने ये लिया और मैंने कह दिया कि ये इसका मैक्सिमम ए है और यहां से ये यहां तक घूम गया, अब मुझे कैसे पता लगेगा? तुम कहोगे सर जी थीटा एंगल घूमा है। अब ये थीटा क्या है?
अब इसको सिंपल रिप्लेस करते हैं हम किससे, एस से। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पर हमने क्या कर दिया कि एंगुलर थी तो इसे हमने थीटा कह दिया। हमें पता है जो ये मूव कर रहा होगा वो ओमेगा से कर रहा होगा, और कितनी जगह पे कर रहा है, टी जगह पे कर रहा है। तो स्पीड इंटू टाइम, जो स्पीड इंटू टाइम हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वही तो पढ़ रहे हैं। तो थीटा एक्चुअल में ओमेगा टी होता है। थीटा एक्चुअल में क्या होता है, ओमेगा टी होता है। और यहां पर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू क्या हो सकता है, ए, दो कंपोनेंट अगर मैं करूं तो क्या कर सकता हूं, साइन थीटा, या बाई इक्वल टू क्या कर सकता हूं, ए कॉस थीटा। ऐसा समझना देसी भाषा में। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, आई जे है ना, एक्स और वाई, ये है क्या, एक्स आई को रिप्रेजेंट करता है और आई कॉस को रिप्रेजेंट करता है, बाई जे को रिप्रेजेंट करता है और जे साइन को रिप्रेजेंट करता है। यही एक रीजन है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है जबकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्यों, क्योंकि भैया बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स को। एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को, इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सिंपल सा है, ठीक। तो याद रखो कुछ और नहीं है, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, या आई जे क्या हो गया, के हो गया, और वहां पे बाई जेड, एक्स और वाई क्या हो गए, जेड हो गए। सबके प्रोडक्ट हैं, चाहे वो के हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो जेड हो। औलादे हैं भाई, औलादे। तो हम इसको हम क्या कर सकते थे, अगर कोई मुझसे कहे तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, ए साइन ओमेगा टी, और इसको क्या कर सकता हूं, ए कॉस ओमेगा टी। चूंकि मुझे वर्टिकल फंक्शन लेना, और वर्टिकल फंक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आगे लेके चला किसको, वाई को। वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी। एसएचएम को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी जरूरी होती है, बस वही तुम्हें बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, तभी हम एनर्जी के अच्छे से समझ पाएंगे। अब जरा यहां पे समझना, हमें पता है कि हमने मैकेनिक्स में पढ़ी थी कि वेलोसिटी होती है dy ओवर dt। जी सही बात है, तो चलो ठीक है, इसका dy ओवर dt ले लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी। ये मेरे से हमेशा एम क्यों बनता है, मुझे एम से इतना प्यार क्यों है, कोई था क्या जीवन में, नहीं था। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशियल किया तो ये क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चूंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्का पढ़ा होगा तुमने। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डरना नहीं है, तो यहां पर मैं इसको कर सकता हूं v इक्वल्स टू ए, है ना, ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे यहां पे वेलोसिटी निकालनी पड़ रही है। v इक्वल्स टू क्या हो गया, मैं यहां पे आ जाता हूं, तो ये आ गया ए स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा बैक में ले लेता हूं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना। ए साइन ओमेगा टी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास v इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो मीन पोजीशन पे तो y 0 है ना, अरे मीन पोजीशन पे तो y 0 है, तो अगर मैं v मीन पोजीशन पे लेके चलूं, क्योंकि मीन पोजीशन क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। तो ये हमारे पास आ गया a ओमेगा, ठीक। अब आते हैं वापस, एक और चीज आ गई यहां पे, मैं तुम्हें एक्सीलरेशन भी बता देता हूं, क्योंकि ये कंडीशन मुझे कंफर्म करनी भी जरूरी है, हालांकि मुझे इतना काम नहीं है, ठीक। तो अब जरा मैं यहां पे लेके चलता हूं, a बराबर क्या हो गया, dv ओवर dt। मैं यहां पे कैपिटल लेके चल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्मॉल a ले रखा है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया भाई जी dy dt a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, भाई ए ओमेगा कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इनवर्स फंक्शन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई को। तो ए बराबर क्या हो गया, बताओ जरा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई।
ठीक, और यहां पर ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो माइनस बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है किसको? एसएचएम को। मुझे यहां पे वेलोसिटी से काम है, वाई से काम है, ठीक है ना, जिसको मैं आगे लेके चल रहा हूं। अब जरा समझते हैं यहां पर हुआ क्या। एफ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एम ए, ठीक, जबकि यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो गया? माइनस के एक्स। अब x को तो यहां पे लेके नहीं चल रहा, तो मैंने f इक्वल्स टू क्या रख दिया? माइनस के वाई। तो अगर माइनस के वाई को मैं एम ए के रिप्रेजेंट पे रख दूं, और यहां पर a मैंने स्मॉल लिया है, मैं फिर से इसको कैपिटल कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत उसी की थी, तो जरा समझना, ठीक, माइनस के वाई इक्वल्स टू हो गया m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस से माइनस अपना निकल गया, बाई से बाई निकल गया, तो के बराबर क्या हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर। मेरे के की जरूरत थी क्यों? मुझे के की जरूरत थी क्यों? कोई तो रीजन रहा होगा के की जरूरत का, ठीक है ना? के की जरूरत का रीजन क्या था? अब जरा समझो। हमें पता है जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो इंटीग्रल करेंगे जीरो से, ठीक है ना, कि अरे हम करते हैं नहीं करते हैं, एफ डॉट एक्स, यहां पे डी वाई ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अगर यहां पे हाफ के एक्स ले लूं, जीरो वाई, यहां पे के बाई डॉट डी वाई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आ जाएगा हाफ के बाई स्क्वायर, है ना? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई भाई? अपने आप समझ लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। बाई को अब आगे कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, बाई को और रिप्रेजेंट करना है तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर थीटा भी नहीं रखना है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जैसा लिखना चाहो वैसे लिख लो। अब तुम कहोगे सर जी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी सिंपल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर तुमने याद किया होगा तो मैंने तुमसे कहा था हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या है? अब सिंपल मैथ बची, टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, हाफ, अरे ठीक है यार, तुम लोग कहोगे सर जी ठीक, तो प्लस बराबर क्या हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये बाई वाला फंक्शन कट गया, ए वाला बचा हुआ है, तो क्या हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी, ठीक। अब जरा इसी को देखते हैं, देखो यहीं पर ये मैंने सारी चीजें प्रूव की हैं, ठीक, टाइम फंक्शन के साथ। अब अगर पर्टिकुलरली बात करता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई जो मैंने अभी तुम्हें समझाई है, ये टोटल एनर्जी होगी। और मैं तुमसे फिर से कहूंगा, जितना हम मीन पोजीशन की तरफ चलेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा अपनी ओरिजिन पे ज्यादा होती है, और मैंने काइनेटिक एनर्जी में बहुत अच्छे से समझाया था। जितना हम मीन से दूर जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा समझो, हमारी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी हमारी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। जितना हम मीन की तरफ आएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और जितना हम मीन से दूर जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जितना हम मीन की तरफ आएंगे उतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना दूर जाएंगे उतनी घटेगी। लेकिन इस दौरान एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो क्या है? टोटल एनर्जी, जिसको मैंने एक बड़े ही सुंदर डायग्राम में चैट जीपीटी से बनवाया था सामने, ठीक। तो तुम समझ गए होगे कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा मीन पर ज्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्सट्रीम पे ज्यादा होती है, क्योंकि अनस्टेबल है उस टाइम पर। तो अब ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, एनर्जी के ऊपर मैंने तुम्हें कंप्लीट डिस्कशन दिया है, जितनी भी एनर्जी हो सकती है। बच्चों, फिजिक्स नेचुरल लॉज को डिफाइन करती है, नेचर को डिफाइन करती है, हर एक चीज को डिफाइन करती है। ऐसी चीजें जो हमने पढ़ रखी है, सीख रखी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया है, बस ये है कि आप जितना इसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, आपको चीजें समझ में आएंगी।
लेकिन अगर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाती है यार, मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक, और अगर आपको लगता है कि हम इस टाइम पर आपको कुछ सिखा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने 6 to 8, 9 to 12 फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं एनडीए के लिए, टारगेटेड सिलेक्शंस। ठीक, और यह बात फैक्ट है कि हम आपको 12th के बाद भी रिलीव नहीं करेंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस टाइम पर हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक ही श्योरिटी दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन। आप मेहनत करने को तैयार रहेंगे तो हम आपके साथ आपसे 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक, बस यह है कि हम ये चाहते हैं, हमारा सपना सिर्फ एक है, आपको यूनिफॉर्म में देखना। अब आप उसको सपना जब तक बनाएं तब तक हम आपको यूनिफॉर्म पहना दें, बस इतना सा सिंपल सा छोटा सा ख्वाब है। यही है वो भाई साहब हेल्महोल्ट्ज जिसके बारे में बोला था ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। और सच्ची बात बोलूं, फिजिक्स है क्या, क्लासिकल में मैकेनिक्स पढ़ लो, सब कंप्लीट है, सब कुछ वही है, बस सबने अपने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। न्यूटन के पीछे बैठे थे कलाम भैया, न्यूटन ने लिखा कि हाफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कलाम ने लिख दिया k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब न्यूटन भाई साहब ने भी इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो किया, उनको लगा फेमस चल रहा है, चलो डाल देते हैं। कलाम भाई ने भी कर दिया, बोले ठीक है गुरुजी ने कहा था तो हम भी लपेट देते हैं, वही सेम चीज है। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों, क्योंकि फिजिक्स का एक ओवर थिंकर अल्बर्ट आइंस्टीन, सच्ची में ओवर थिंकर, एंजाइटी मान लो तुम उसे, बहुत सोचता था, पर सोचता सिर्फ फिजिक्स में ही था, इसीलिए ना वो अपने टाइम से ना 100 साल आगे था। तुम सोचो, न्यूटन को अपना आइडल मान रहे हो, और कहूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग लंका भी या कोई भी वर्ड है, ठीक है ना, बैंड भी न्यूटन की ही बजा रहा है। न्यूटन ने कहा कि मास कांस्टेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास कहीं चेंज नहीं होता। बोले ना जी होता है, 2 तरह के मास होते हैं, इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास। एक मास चेंज होता है, एक मास चेंज नहीं होता। बोले जी है। न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल है, बोले जी बिल्कुल है, पर 7 पार्टिकल नहीं है, ये एक क्वांटा है। मतलब जो भी न्यूटन ने कहा वो उसने कहा, पर न्यूटन को उसने ठीक। अब यहीं पर आते हैं कि उस बंदे ने सोचा क्या क्या। यहां पे तुम देखोगे आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन, जहां पे उसने कहा कि मास इज एनर्जी, क्या है ये, आया कहां से, कितनी सिंपल बात है, कितना ज्यादा सोचा करता था। इसने कहा कि सोचो कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv² है। बोले जी बिल्कुल है। बोले तो 50% कहां गई? बोले जी 50% तो आपने बताया था लेटिस में खर्च होगी। बोले जी वो तो राहुल सर ने बताया था, अब पढ़ा नहीं था ना मेरे से। तो अब इसने क्या काम किया है, इसने टोटल एनर्जी को देखा, तो इसने कहा कि ये mv² होगी। अब भैया एक बात और भी थी कि मोमेंटम इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू mv होता था, तो m बराबर क्या आ गया, p/v। तो यहां से m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया। तो इसने एक बात कही कि भैया जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना कम मास, जितना ज्यादा मास उतनी कम वेलोसिटी, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो उसका मतलब क्या है? बोले जी इसका मतलब यह है कि मास कभी नहीं चाहता कि कोई चले। बोले जी अच्छा। बोले तो, बोले यही तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। बोले कि मास अगर है तो वेलोसिटी कभी मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। बोले जी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? बोले जी वेलोसिटी मैक्सिमम, बोले जी देखो लाइट के बराबर ही हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती, क्यों, लाइट का रेस मास 0 है। बोले जी अच्छा ऐसी बात है। बोले तो क्या, अगर ये काइनेटिक एनर्जी mv² हो रही है तो एक्चुअल में ये टोटल एनर्जी ही तो है। बोले जी बिल्कुल सही बात है। बोले m और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, c²। काइनेटिक एनर्जी को 3 लाइन में छोरे ने चेंज कर दिया मास एनर्जी इक्वेशन में, जहां कह दिया कि मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। सोच के देखो यार, 300 साल लग गए लोगों को, 400 साल से पढ़ रहे थे, लेकिन ना किसी ने नहीं सोचा। ये इकलौता आया 1.5 क्षण, बोले देखो ऐसे सिखाते हैं। क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें फिजिक्स अगर पढ़नी है तो किस लेवल पर सोचना है। अगर तुम सिर्फ डेरिवेशन को डेरिवेशन के तरीके से देखोगे, फिजिक्स को एक ऐसे टॉपिक के तरह से देखोगे, पक्का ये बोरिंग लगेगी। बट मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूं कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर तुमने इसे अच्छे से पढ़ा ना, हो सकता है तुम्हारा पहला प्यार भी बन जाए। तो बच्चों,
इसके साथ मैं तुम्हें एक चीज और भी कहूंगा कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज अपलोड कर रहे हैं, डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणेश्वर है, जो कि मैंने तुम्हें बताया हुआ था कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्ले स्टोर पे जाएं। यहां पे कहीं ना कहीं प्ले स्टोर जरूर होगा। वेयर इज प्ले स्टोर? प्ले स्टोर पर जाएं और एक अच्छी सी चीज में सर्च करें। भाई सर्च का भी ऑप्शन होगा, ये रहा। यहां पर डालें भगवान शिव का एक नाम, द्रोणेश्वर। इस तरह का ईगल आएगा, इसे इंस्टॉल करें। अगर आप अभी आ नहीं पा रहे हैं तो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, टारगेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे इंस्टॉल करें, अपने ऐप को परचेस करें और यकीन मानिए हम सिर्फ डेडिकेटेड हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ आपका सिलेक्शन। तो मेरे बच्चों तैयार रहो, हम आपके साथ हैं, द्रोणेश्वर की पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।